अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है जो कार्डियोलॉजी का यानी ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के ऊपर है और ये मखसूस है इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे आप लोगों के सवाल जवाब का भी मैं सिलसिला ये जारी रखूँ और ख़ास तौर पे जो इस पर मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं तो उनके ऊपर मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा और ये तवातर से वीडियो बनाऊँगा। एक सवाल है, सैयद नज़र अब्बास साहब ने पूछा है। उनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपकी हर वीडियो तवज्जो से देखता हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे। एक तो आपको शुक्रिया नज़र साहब, जज़ाकल्लाह। मेरा एक सवाल ये है कि जब मैं खड़ा होता हूँ या चलता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। किस लिए अहम सवाल है मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आर्थोस्टैटिक का लफ्जी मतलब है सीधा खड़ा होना, हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना। होता ही है दोस्तों कि हमारा एक दिल तो वो है जिसको हम सब जानते हैं कि ब्लड यहाँ पे आता है और फिर पूरे जिस्म में जाता है, लेकिन एक दूसरा दिल भी हम कहते हैं। जैसे काफ के जो मसल्स होते हैं यानी हमारी पिंडलियों के जो पट्टे हैं, वहाँ पे जो खून की नालियाँ हैं, जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है और जब हम लेटते हैं या बैठे हुए होते हैं तो वो ब्लड आमतौर पे हमारे पूरे जिस्म में और दिल की तरफ आराम से चला जाता है। फर्ज करें कोई शख्स बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और उसके बाद अचानक वो खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका ब्लड है खड़े हुई पोजीशन में, वो टांगों की जो खून की नालियां हैं, तो काफ जो मसल्स हैं उनके अंदर जो डीप वेन्स होती हैं तो उनके अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे दिमाग है, जैसे हमारा दिल है, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई थोड़ी देर के लिए ड्रॉप होती है, कम होती है। और उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी तलाफी करने के लिए हमारा जो दिल है वो फिर अपनी धड़कन को बढ़ाता है। वजह उसकी क्या होती है कि जब हम खड़े होंगे और ब्लड हमारे पाँव जो टांगों की जो नालियां हैं वहां पे जाके पूल कर जाएगा, इकट्ठा होगा और ऊपर कम अवेलेबल होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो एक कार्डियक आउटपुट हम उसको कहते हैं कि दिल फिर अपनी धड़कन बढ़ाएगा उस ब्लड प्रेशर को की तलाफी करने के लिए। तो अक्सर लोगों को फिर चक्कर भी आ जाते हैं, अक्सर लोग गिर भी जाते हैं। और आम तौर पे ये जो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है ये ऑटोनोमिक डिसफंक्शन यानी एक शुगर का मरीज है काफी अरसे से, उसमें ज्यादा होती है। कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहा है, बीटा ब्लॉकर्स जिसको हम कहते हैं, उनमें ज्यादा होती है। या अगर बहुत सारे लोग अगर काफी देर के लिए उनको बैठना पड़ जाए, और इसी तरह वो खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें जो प्रेगनेंसी का दबाव है वो भी टांगों पे पड़ने की वजह से ब्लड कम ऊपर आता है। तो मैं यही कहूँगा नज़र अब्बास साहब कि आप कोशिश करें कि अपने खाने पीने का खसूसी ख्याल रखें। और बाज़ लोगों में जो पानी की कमी है वो भी एक वजह बनती है कि जब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है। और ये जो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है इसको एक जांचने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको आप अपनी ये कंप्लेंट का जिक्र करेंगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर दो तरह से चेक करेंगे। एक तो आपको आप लेटे होंगे जिसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। उसके बाद वो आपको खड़ा करेंगे और उसके 1 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर दोबारा लिया जाएगा। अगर वो ब्लड प्रेशर का जो ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब है कि कम होना है, वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है, आपको आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो पानी की कमी की वजह से हो सकता है कि पहले से आप कोई दवाई ले रहे हैं उस वजह से हो सकता है कि कोई शुगर का जो कंट्रोल है वो कमजोर हो और उसकी वजह से असाबी जो कमजोरी होती है यानी जो न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो भी वजह बन जाती है। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ये हल होने वाला है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपने जो करीब तरीन डॉक्टर हैं उनके साथ ये जरूर आपने डिस्कस करना है। एक है मुंजाज कुकिंग एंड वीलॉग्स, ये उनका चैनल होगा, तो ये व्यूअर हैं, उनकी तरफ से एक कमेंट आया है। बहुत अच्छा चैनल बनाया आपने, जज़ाकल्लाह। ये आपके लिए इंशाल्लाह सदका जारी है। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जो दिल की बीमारियां होती हैं, आप देखें कि पाकिस्तान में गुजरते हुए दिनों के साथ खसूसी तौर पे बड़े शहरों में क्या हुआ है कि जो दिल के सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। जैसे लाहौर में है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फैसलाबाद में है मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसी तरह जो वजीराबाद में है वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी,
फिर आपको रावलपिंडी में जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका एक बड़ा मशहूर एक जो कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। इसी तरह से सिंध में एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो दिल की बीमारियां होती हैं उनको वक़्त पे पकड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को एक दफ़ा हो जाए तो एक तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, और नुकसान भी वो होता है कि जिसको अगर वक्ती टाइमली अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप उस नुकसान से बच सकते हैं। और क्योंकि मैं खुद भी बहुत अरसा टीचिंग करता रहा हूँ और ख़ास तौर पे दिल के मामलात पे पढ़ाता रहा हूँ, तो उससे मेरे जहन में आया कि क्यों ना एक ऐसा चैनल भी स्टार्ट किया जाए जहाँ पे सिर्फ दिल की बीमारियों की बात हो, जहाँ पे सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात हो, ताकि इसको फोकस्ड होके इसके ऊपर नज़र रखी जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए जो आपने ये चैनल को अप्रिशिएट किया है तो थैंक यू, और इंशाल्लाह यही है कि ये चैनल पे हम सब मिलके काफ़ी अच्छा काम करेंगे। एक सवाल है मलक उस्मान साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सर गुड, मेरे दिल वाली तरफ सेक हो जाता है, यानी बर्निंग होती है, ईसीजी भी करवाई है, ठीक है, लेकिन कमज़ोरी होती है। जो मलक उस्मान साहब, ये मैं आपको दो चार चीज़ें मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ, शायद वो आपके काम आए, कि जो दिल की बीमारियाँ होती हैं उनमें कुछ रिस्क फैक्टर का बड़ा एक किरदार होता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका होना या ना होना दिल की बीमारी के होने या ना होने की तरफ जाता है। मसलन अगर इनको हम तकसीम करते हैं दो में, क्योंकि जो दिल की बीमारियां होती हैं उसमें जो खून की नालियां होती हैं उनके अंदर चिकनाई के लोथड़े बनते हैं जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है इसके बनने में या एथरोमा के बनने में दो किस्म के रिस्क फैक्टर हैं। एक वो जिनको हम कंट्रोल चेंज कर सकते हैं जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, और एक वो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। पहले मैं बात करता हूं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं यानी ना तब्दील होने वाले, उनमें है फैमिली हिस्ट्री, कि अगर किसी के खानदान में कम उम्र में यानी 55 साल में 40 और 50 और 55 साल के दरमियान दिल की बीमारियां ज्यादा हैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो फैमिली हिस्ट्री है एक तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। फिर जेंडर होता है कि आप मर्द हैं या औरत हैं, क्योंकि जो मर्द हैं उनके अंदर दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं, और खवातीन में तो एक खास किस्म की तकसीम है कि जब खवातीन माहवारी जब तक उनको आ रही होती है तो उनमें दिल की बीमारियां कम होती हैं, लेकिन जब माहवारी उनकी रुक जाती है जिसको पोस्ट मीनोपॉजल हम कहते हैं, तो उसके बाद ये जो दिल की बीमारियां हैं मर्दों की तरह औरतों में भी उसी तनासब से होती हैं। तो ये भी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसमें क्या है? शुगर, उसमें है ब्लड प्रेशर, उसमें है सिगरेट पीना, उसमें है आपका सेडेंटरी यानी बैठने का लाइफस्टाइल, कि आप एक्टिव कम है और बैठे रहते हैं, और इसी तरह के कुछ और, यानी कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल है, स्ट्रेस का होना है। तो उस्मान साहब, अगर तो आप एक यंग हैं और एज जो है वो भी एक नॉन मॉडिफाइबल है कि जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बढ़ती उम्र के साथ दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप तब्दील तो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो फिर ये आपके जो दिल, जैसे आपने कहा कि आपको सेक होता है, फर्ज करें अगर आपकी उम्र है 55 साल, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर और फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो बहुत जरूरी है कि आप ईसीजी करवाएं। लेकिन 25% ईसीजीज नॉर्मल आती हैं और दिल का मसला फिर भी मौजूद होता है। तो फिर हम डॉक्टर्स क्या फैसला करते हैं कि कितने रिस्क फैक्टर हैं किसी के अंदर। अगर किसी के अंदर रिस्क फैक्टर हैं कि उसकी उम्र ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री भी है, और उसके बाद उनको शुगर या ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, तो फिर हम ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद हम अगला उनको टेस्ट एडवाइज करते हैं ईटीटी, यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, के जिसमें वो ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं और फिर हम उनकी ईसीजी करते हैं, और अगर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम मिलता है तो फिर हम एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर किसी को रिस्क फैक्टर नहीं है और उसकी उम्र भी कम है, तो उस सूरत में हो सकता है कि ये सिर्फ मस्कुलर पेन हो या फिर ये मैदे से मुताल्लिक दर्द हो, जो आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके और आपको चेक करके फिर उसकी दवाई भी तजवीज करेगा। लेकिन आम तौर पे मैं आपको एक क्लू बता देता हूं कि जो हम अक्सर स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, कि जब हमें कोई आके फिंगर से पॉइंट करता है कि मुझे यहां पे दर्द हो रहा है, तो अक्सर ये पट्टे का दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है। लेकिन जब कोई हमें कहता है अपना ये जो हथेली है
यानी पाम है, इसको यहाँ पे रख के कहता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ पे दबाव है, मुझे यहाँ पे जलन है, या मुझे खुराक वाली नाली की साइड पे जलन महसूस हो रही है, तो फिर हमारा शक गहरा हो जाता है कि हो सकता है ये दिल का मसला हो। लेकिन मैं आपको एक तो मुझे आपकी उम्र का नहीं पता, फिर आपने शुगर ब्लड प्रेशर या कोई ऐसा स्टेटस नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं आपको कन्फर्म कर देता, इस लिहाज से कि आपका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है बात। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का शक हो तो आप अपने करीब तरीन डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, और अगर ज़हन में कोई और भी सवाल आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं ताकि मैं मज़ीद आपको जवाब दूंगा इसका। आज का जो आखिरी सवाल है वो है मुबीन डार साहब की तरफ से। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, योर वीडियोज़ आर वेरी यूजफुल फॉर अस टू। थैंक यू सो मच मुबीन। बिल्कुल, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि आप खुद डॉक्टर हैं, और अगर ये वीडियोस जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। क्योंकि मेरा जो मेन चैनल है क्रिटिकल केयर मेडिसिन का, मैंने उस पर 370 के करीब जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाई थी इंग्लिश में, और उसका मेन टारगेट होते थे स्टूडेंट्स। लेकिन जब ये पैंडेमिक आई है कोरोना की, और मुझे उर्दू में जब मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और फिर लोगों का रिस्पॉन्स देखा है, तो वहां से मुझे एक बात का एहसास हुआ कि बेहतर ये होगा कि मैं उर्दू में वीडियोस बनाऊं, उसका स्टफ ऐसे रखूं कि कुछ तो मेडिकल स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए, कुछ डॉक्टर्स को फायदा हो जाए, कुछ आम लोगों को फायदा हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में। क्योंकि ये जो मुआशरा है पाकिस्तानी, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो कुछ ना कुछ अगर हम 1% या लेस देन 1% भी वापस दे दें इस मुआशरे को, तो ये बड़ा एक अच्छा अमल होगा। और ये जो चैनल है ये इसी की ही एक कोशिश है। और मैं आपको रीअश्योर करता हूं इंशाल्लाह कि आप खुद डॉक्टर हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मुस्तकबिल में जो भी वीडियोस बनाऊं तो उनको इस तरीके से बनाऊं कि ना सिर्फ ये कि आम लोगों को फायदा हो, बल्कि डॉक्टर्स को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और मैं आपका एक दफा फिर मशकूर हूं कि आपका सवाल पूछने का। दोस्तों, ये थे कुछ आपके सवाल, और मेरी कोशिश होगी कि मैं बाकायदगी से जो इस चैनल पे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूं। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।